महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां पर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद पर कल आसीन होंगे। शपथ लेने की पूरी तैयारियां चल रही हैं। शिवाजी पार्क में ऐसी तैयारियां चल रही हैं कि क्या कहा जाए। भव्य सेट तैयार किया जा रहा है। 400 से ज्यादा किसानों को आमंत्रित किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह पहला मौका है जब शिवसेना और उसके साथ साथ ठाकरे परिवार का एक सदस्य महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। उद्धव ठाकरे के बारे में कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, महाराष्ट्र के न्यूज नेशन पहले दिन से अपनी बात पर अटल रहा है और आज न्यूज नेशन की कही यह बात सत्य साबित हो रही है। गले लगते दो सियासी धुरंधर अजित पवार और सुप्रिया सुले। पल पल करवट लेती महाराष्ट्र की सियासत के बीच आई ये तस्वीरें बदले समीकरणों की गवाही दे रही हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में चुने गए नए विधायक शपथ ग्रहण के लिए पहुंचे तो वहां एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की बेटी और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले एक्टिव मोड में नजर आईं। वो शपथ ग्रहण के लिए पहुंच रहे नए विधायकों की अगवानी करती दिखी। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से लेकर अजित पवार तक का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। अजित पवार और सुप्रिया आमने सामने आए तो दोनों गले लग गए। प्रोटेम स्पीकर बनाए गए कालिदास कोलंबकर ने चुने हुए विधायकों को सदन में शपथ दिलाई। वहीं उद्धव ठाकरे की अगुवाई में महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार बनाने को तैयार है। गुरुवार की शाम उद्धव ठाकरे सीएम पद की शपथ लेंगे। इस बीच उद्धव अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे के साथ राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। नई सरकार की ताजपोशी के बीच मंत्रियों और विभागों को लेकर मत्थापच्ची जारी है। बताया जा रहा है कि नई सरकार में 2 डिप्टी सीएम होंगे, लेकिन अजित पवार का रोल क्या होगा ये अभी सामने नहीं आया है। जो भी पार्टी निर्णय लेगी वो निर्णय मुझे मंजूर है। 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में नियमों के तहत कुल 43 विधायक मंत्री बन सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना कोटे से 16, एनसीपी कोटे से 15 और कांग्रेस कोटे से 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। सूत्रों का दावा है कि विधानसभा स्पीकर का पद कांग्रेस को दिया जा सकता है। टीम न्यूज नेशन। और रही जरा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करते हैं, जहां पाकिस्तान की फौज का कुछ इस तरह का दबदबा है कि आप देखिए, पाकिस्तान की अदालत ने पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल बाजवा के 3 साल के एक्सटेंशन पर सवाल क्या खड़े किए। इमरान खान की सरकार पूरे तरीके से हिल चुकी है और उस कानून को बदलने की पुरजोर कोशिश कर रही है। यहां तक कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर फिर सुनवाई होनी है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी सेना का बोलबाला चलता है। पाकिस्तान के लोग भले अपने वजीर आजम को इस हाल में देखकर खुश हो रहे हैं, लेकिन बाजवा के इमरान ने एक रात में ही बड़ा खेल कर डाला। पहले आप इमरान का एक बयान सुनिए, फिर पता चलेगा कि कैसे बाजवा के सामने बिना पेंदी का लोटा बन गए हैं इमरान। आप अगर वजीर आजम होते तो आप जनरल कियानी को और DGISI को एक्सटेंशन देते? नहीं देता, इसलिए कि मैं मजबूत इदारे चाहता हूं। लेकिन अब इमरान ऐसे नहीं रहे। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क के सेना अध्यक्ष पद पर बाजवा के जबरन कब्जे को अवैध बताया था और सरकार से सवाल पूछा था। बस जनरल बाजवा का मूड बिगड़ गया। फिर क्या था, पूरी इमरान सरकार रॉकेट हो गई। सबसे पहले आनन फानन में इमरान खान ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई। कैबिनेट में जनरल बाजवा को बचाने के उपाय ढूंढे गए। फॉरेन आर्मी रूल्स रेगुलेशन के सेक्शन 255 के प्रावधान बदलने का फैसला हुआ। थोड़ी देर में एक्सटेंशन शब्द जोड़कर नया कानून तैयार हुआ। दोबारा कैबिनेट बैठी, नए कानून को मंजूरी मिली और उस पर राष्ट्रपति आरिफ अलवी से दस्तखत भी ले लिए गए। इधर जनरल बाजवा ने कानून मंत्री फरोग नसीम को कहा कि तुम खुद मेरा केस लड़ो। फरोग नसीम इस्तीफा देकर सुप्रीम कोर्ट में बाजवा के वकील बन गए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में 3 जजों की बेंच ने इमरान खान सरकार की बातें सुनी और कहा कि सेना प्रमुखों का कार्यकाल बेहद अहम मुद्दा है। पहले भी 5-6 जनरलों ने खुद को एक्सटेंशन दिलवाया है। हम यही देखेंगे कि भविष्य में ऐसा नहीं हो। ये जरूरी मसला है और संविधान इस पर चुप है। इमरान खान सरकार अदालत को बहलाने की कोशिश कर रही है कि बाजवा का कार्यकाल बढ़ाना जरूरी था और कानून के तहत था, लेकिन पाक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून ये है कि जंग के हालात में आर्मी चीफ दूसरे फौजी अफसरों की रिटायरमेंट रोक सकता है।
और यहाँ तो सरकार आर्मी चीफ की ही रिटायरमेंट की तारीखें बढ़ा रही है। जनरल बाजवा पर पाक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर भले ही ना हो, लेकिन आने वाले जनरलों के लिए सबक जरूर होगा। टीम न्यूज़ नेशन। इमरान खान की सरकार को पलटू राम सरकार कहा जाए तो अपने आप में गलत नहीं होगा, और वो इसलिए क्योंकि याद कीजिए पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ, उनके ऊपर देशद्रोह का मामला लगाकर उन्हें हमेशा के लिए जेल में सड़ाने की तैयारी चल रही थी। लेकिन अब इमरान खान की सरकार जनरल परवेज मुशर्रफ पर सुनाए जाने वाले कोर्ट के फैसले पर ही स्टे लगवा रही है। आप खुद ही समझ जाइए, इमरान खान कभी अपनी बात पर टिकते ही नहीं है। जिस पाकिस्तान की लाल मस्जिद में मुशर्रफ ने खून की नदियां बहा दी, जिस पाकिस्तान को 7 साल तक मुशर्रफ ने बंधक बनाकर रखा, दुबई में इसकी रातें गुलजार हो रही हैं। खुद को गंभीर किस्म की बीमारी से पीड़ित बताकर पाकिस्तान का ये जनरल एक बार फिर पाकिस्तानी कानून से खेल रहा है और उसमें मदद कर रही है इमरान सरकार। पाकिस्तान की स्पेशल ट्रिब्यूनल 28 नवंबर को परवेज मुशर्रफ के देशद्रोह पर फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन इमरान की सरकार ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अर्जी देकर फैसला सुरक्षित रखने की मांग कर डाली। पाकिस्तानी टीवी चैनल में इमरान खान सरकार की इस पलटीबाजी पर आईना दिखाया जा रहा है, क्योंकि यही वो इमरान थे जो मुशर्रफ को बख्शने वाले नहीं थे। मुशर्रफ को इमरान सरकार बचा पाती है या नहीं, लेकिन पहले तो वो फैसला टलवाना चाहती है। लाहौर हाई कोर्ट ने मुशर्रफ की अर्जी भी कबूल कर ली, लेकिन इमरान सरकार की मंशा जानते हुए वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे दी है। वकीलों की मांग है कि 28 नवंबर को ही मुशर्रफ को सजा सुनाई जाए, क्योंकि कानून के मुताबिक ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं होकर मुशर्रफ ने बचाव का हक खो दिया है। मुशर्रफ को इमरान इसलिए भी बचा रहे हैं क्योंकि मौजूदा इमरान कैबिनेट में तकरीबन आधे मंत्री मुशर्रफ के जमाने में उनके साथ रह चुके हैं। वैसे मुशर्रफ पर आरोप है कि उसने 3 नवंबर 2007 को पाकिस्तान में आपातकाल लगाकर देशद्रोह किया। नवाज की वापसी के बाद 2013 में मुशर्रफ पर केस हुआ और 2014 में उसे दोषी करार दे दिया गया, लेकिन 2016 में मुशर्रफ इलाज के बहाने भाग गया। मुशर्रफ को पता है कि उसने जो अपराध किया है उसमें पाकिस्तानी कानून के मुताबिक फांसी या उम्र कैद की ही सजा होगी। ऐसे में वो दुबई में गुलछर्रे उड़ा रहा है और इमरान पाकिस्तान में परेशान है। टीम न्यूज़ नेशन। जरा ये सोचिए कि अगर आपके प्लेट से प्याज गायब हो रहा है तो उससे आपके रसोई पर कितना असर पड़ रहा है, आपके बजट पर कितना असर पड़ रहा है। देश के कई हिस्सों में प्याज 100 रुपए प्रति किलो की कीमत पर बिक रहा है। इसके बावजूद कहीं कोई हो हल्ला नहीं हो पा रहा, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। सरकार कहती है कि हम आयात कर रहे हैं प्याज का, लेकिन सवाल यह उठता है कि आम जनता की इस परेशानी का कोई हल क्या सरकार के पास है? प्याज निकाल रहा है लोगों के आंसू, आसमान पर पहुंचे प्याज के दाम। प्याज की कीमतों में उछाल आने से लोगों की किचन का बजट बिगड़ने लगा है। दिनों दिन बढ़ती प्याज की कीमतें लोगों की जेब में आग लगा रही हैं, तो इससे लोग बेदम नजर आ रहे हैं। 30 से 40 रुपए प्रति किलो बिकने वाला प्याज अब 100 रुपए के पार पहुंच गया है। देश के सभी शहरों में प्याज के दाम आसमान पर हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर की मंडियों में प्याज थोक भाव में 100 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। कोलकाता में भी प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं। यहाँ 100 रुपए प्रति किलो प्याज मिल रहा है, तो महाराष्ट्र के नागपुर में 1 किलो प्याज के लिए लोगों को 80 रुपए तक खर्च करने पड़ रहे हैं। वो 125-120 के करीब देंगे। इतनी जो बढ़त है ये पिछले कितने महीनों से लगातार बढ़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है? ये महीने 1.5 महीने से बढ़ता जा रहा है सलंग, अभी ज़्यादा बढ़ गया हफ्ते भर के अंदर। बिहार की राजधानी पटना में प्याज की बढ़ी कीमतों पर सियासत शुरू हो गई है। विरोध जताने के लिए आरजेडी के एक विधायक प्याज की माला पहनकर विधानसभा पहुंचे, तो वहीं सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए कुछ जगहों पर 35 रुपए प्रति किलो प्याज बेचने का फैसला किया, तो वहां खरीदारी के लिए लोगों की लंबी लाइनें लग गई। एक तरफ महिलाओं की ये लंबी कतार, दूसरी तरफ पुरुषों की ये लंबी कतार। घंटों से लोग खड़े हैं और यहाँ इसलिए खड़े हैं क्योंकि यहाँ प्याज की हो रही है बिक्री। ऐसे 12 वैन के साथ 45 काउंटर पटना में अलग अलग जगहों पर खोले गए हैं। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात में लगातार बारिश की वजह से प्याज की फसलें खराब हुई, जिसकी वजह से प्याज की कीमतें बढ़ रही हैं। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि 15 दिसंबर तक इसकी कीमतें कम हो सकती हैं। टीम न्यूज़ नेशन। आदतन ट्रैफिक के नियमों का पालन करना
हम हिंदुस्तानियों के दिमाग में ही नहीं आता। ट्रैफिक पुलिस अगर ना दिखाई दे तो कोई कुछ करता ही नहीं है, हर तरह की ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करता है। बेंगलुरु में पुलिस ने एक नया तरीका निकाला। अब मैनिक्विन्स तैयार किए जा रहे हैं, जो दरअसल पुतले होते हैं जो देखने में पुलिस वाले जैसे लगते हैं। उन्हें जगह जगह पर बिठाया जाता है। उन्हें दूर से देखकर ऐसा लगता है कि ये सही में पुलिस वाले हैं जो बैठे हैं। लोग डरते भी हैं और इसकी वजह से ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन नहीं हो रहा। जरा सोचिए, हम क्या वाकई में इतने खराब हैं? क्या अपनी मानसिकता हम सुधार नहीं सकते? यह है बेंगलुरु का ब्रिगेड रोड जंक्शन। भीड़ भाड़ वाले इस इलाके में पुलिस की वर्दी में जगह जगह पुलिस वाले तैनात नजर आ रहे हैं, लेकिन ये नजरों का धोखा है। दरअसल ये पुलिस वाले नहीं बल्कि पुतले हैं जो शहर के ट्रैफिक इंतजामों को दुरुस्त करने के लिए लगाए गए हैं। रोजाना इस जंक्शन पर जो है 3 से 4 पुलिसकर्मी तैनात होते थे, लेकिन आज यहाँ पर कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात नहीं है इस समय, बल्कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी का एक पुतला यहाँ पर लगा दिया गया है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से यूनिफॉर्म में है ये पुतला है। बेंगलुरु में ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या है। उससे निजात दिलाने के लिए जब पुलिसकर्मी कम पड़े तो अधिकारियों ने यह अनोखी तरकीब आजमाई। पुलिस कमिश्नर का दावा है कि इससे ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर लगाम कसी जा सकती है। A lot of people who tried to jump signal lights. So, but a police constable's presence deters them from doing so. कुछ साल पहले बेंगलुरु पुलिस ने ट्रैफिक नियमों को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए थिएटर कलाकारों की मदद की एक मुहिम चलाई थी, जिसके तहत यमराज के गेटअप में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को पकड़ा जाता था। टीम न्यूज़ नेशन। हिंदुस्तान के पर्वतीय क्षेत्र, जहां हम खास करके जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की बात करें, वहां भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। यहां तक कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी मौसम बदल गया है, ओले पड़ने लगे हैं। आप समझ जाइए कि अब ठंड पूरी तरीके से हिंदुस्तान पर अपना कब्जा जमा चुकी है। जितनी ज्यादा बर्फबारी उतने ही ज्यादा टूरिस्ट। कुदरत के बर्फीले रंग को फुल एंजॉय करते इन सैलानियों को देखिए। कड़ाके की ठंड में ये मौज मस्ती कर रहे हैं, बर्फ से खिलौने बना रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली की हैं, जहां देश के बाकी हिस्सों से टूरिस्ट की बड़ी तादाद जुट रही है। अब चमोली की ही तस्वीरें देखिए, जहां भारी बर्फबारी से नजारा कुछ ऐसा हो चला है कि आसमान ही दिखाई नहीं दे रहा। पूरे इलाके पर बर्फ की चादर बिछी हुई है। ऐसा लगता है कि यह आइस एज की झलक है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी सिर्फ आज के ही दिन 11 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हो चुकी है। रोहतांग पास, कोकसर और मढ़ी में भी बारिश के साथ ही हिमपात से पारा काफी नीचे लुढ़ककर -7 डिग्री पर जा गिरा है। कई जगहों पर यातायात बुरी तरह ठप है। हिमाचल के कुल्लू में बर्फबारी स्थानीय लोगों को ज्यादा परेशान कर रही है। तापमान इतना कम है कि गाड़ियां बीच सड़क पर ही बंद हो जा रही हैं। चाहे 4 पहिया वाले हो या 2 पहिया सवार, हाड़ मास कपाती ठंड में लोग गाड़ियों को धक्का मारने को मजबूर हैं। कुदरत की ऐसी सफेद आफत कुल्लू से काफी अरसे बाद देखी गई है। अब हिमाचल के ही कन्नौर में हुई बर्फबारी का हाल देखिए। यहाँ प्रशासन पूरे दिन सड़कों पर जमी बर्फ हटाने में ही व्यस्त है। पेड़ हो, इमारत हो या फिर बिजली के खंभे, सब पर बर्फ का कब्जा हो चुका है। मौसम के इस करवट का खामियाजा छात्रों को भी भुगतना पड़ रहा है। भारी बर्फबारी से बुधवार को स्कूल कॉलेज भी बंद रहे। टीम न्यूज़ नेशन।